एग्ज़ाम पंचायत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भारत के संवैधानिक विकास को पूरी तरह से पढ़ लिया है और अब बारी आती है एमसीक्यू करने की। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सेशन का सेकंड पार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि यह क्लास आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही यदि जितना मैंने पढ़ाया इससे संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको आती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है एग्ज़ाम पंचायत, आप वहां जाकर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, यदि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के बारे में और डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। वहाँ मैंने इस एक्ट को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाया है। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जितने क्वेश्चन हैं, यदि मैं सारे क्वेश्चनों को मैं डिटेल में बताना स्टार्ट करूँ तो ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चलूँगा और यदि डिटेल्स में जानकारी आपको लेनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे अधिनियम को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ऑप्शन नंबर ए है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, 23 जुलाई 1947 ईस्वी को, 25 जुलाई 1947 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 को। तो आप लोग इसके ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सी.डी. देशमुख के द्वारा। तो मैं दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, उसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को फिर इसे संविधान सभा द्वारा पास कर दिया गया। वही आगे जाकर प्रस्तावना का आधार बनता है। तो चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब चलते हैं 61वां क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय संसद द्वारा, डी है ब्रिटिश संसद द्वारा। तो आप ऑप्शन को अच्छे से देखिए और इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों, इसमें ध्यान देने की बात है, यहाँ पूछ रहा है अगस्त 1946 को गठित सर्वप्रथम अंतरिम सरकार, मतलब पहली अंतरिम सरकार। एक होती है मुस्लिम लीग के हटने के बाद और एक होती है मुस्लिम लीग भी सम्मिलित उसमें होती है। तो उसके बारे में पूछ रहा है।
तो ऑप्शन नंबर ए है सी राजगोपालाचारी, चलिए बिल्कुल सदस्य थे। बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सदस्य थे। सी डी जगजीवन राम, ये भी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधा कृष्णन, जो कि अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। अब चलते हैं 63 क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तो कब की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपने क्लास में बताया था कि जो संघीय न्यायालय की स्थापना होती है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा होता है। तो आप लोग यह ध्यान रखिएगा कि जो संघीय न्यायालय की स्थापना होती है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को होता है। 1 अक्टूबर 1937 को होता है। और इनके मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? सर मैरिस गेवियर होते हैं इनके मुख्य न्यायाधीश, और 6 अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से 2 भारतीय हैं, जिसमें से एक हो गए जस्टिस M.R. जैकब और दूसरा जस्टिस M.S. सुल्तान होते हैं। तो 2 भारतीयों का नाम जो मैंने बताया आप उन्हें ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा, डी के.एन. मुंशी, सी बी.एन. राव, टी कृष्णामाचारी। तो इसका सही आंसर होगा जो कि संवैधानिक सलाहकार थे तो कौन थे, तो बी.एन. राव थे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 64 तो हो गई, 65 की ओर चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है के.एन. मुंशी थे। कानून मंत्री पूछ रहा है, ध्यान रखिए कानून मंत्री पूछ रहा है, तो ए है के.एन. मुंशी, बी एस.पी. मुखर्जी, सी बलदेव सिंह, डी बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो अब ऑप्शन नंबर ए है एन गोपालास्वामी हो गए, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू हो गए, ऑप्शन नंबर 3 अलादीन कृष्ण अय्यर हो गए, ऑप्शन नंबर 4 सरदार पटेल हो गए। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल बताना है तो मैं आगे पढ़ रहा हूँ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि इसमें से ए बी सी डी में से इसका आंसर कौन सही होगा। तो मैंने चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए कि क्या है। तो एन गोपालास्वामी अय्यर जो प्रारूप समिति के थे वो बिल्कुल होंगे, इसका ए ऑप्शन ये बिल्कुल होंगे। बी जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर 3 अलादीन कृष्ण अय्यर ये बिल्कुल प्रारूप समिति के सदस्य थे, और डी सरदार पटेल नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 को ऑप्शन कहाँ पे है, तो सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि यदि मैं डिटेल्स में बताना चालू करूँ तो अधिक से अधिक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और मैं पुनः बोल रहा हूँ कि यदि डिटेल्स में जानकारी लेनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भारतीय संवैधानिक विकास को अच्छे से देखिए, वहाँ पे सारे क्वेश्चनों का आंसर काफ़ी डिटेल्स में बताया गया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की समस्या आपको आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पंचायत पे बिल्कुल आप हमसे जुड़कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था?
तो फिर से मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ऑप्शन नंबर ए आंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी सी आर एटली, सी विंस्टन चर्चिल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 68 क्वेश्चन की ओर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, अब 4 ऑप्शन दिया है, मैं उन्हें पढ़ रहा हूँ। उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो आप चारों ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य, तो पूछ रहा है प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य के बारे में पूछ रहा है। तो उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, तो ये होगा नहीं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित थे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित थे, तो ये बिल्कुल सही है। और डी, तो यदि ऑप्शन नंबर सी सही है तो डी गलत ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 69 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो हम लोगों को गलत कथन देखना है कि कौन सा गलत कथन है। तो इसका है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। चलिए सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। चलिए ये भी स्टेटमेंट पढ़ लिया मैंने। अब चलते हैं सी की ओर। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ऑप्शन नंबर डी है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण सीमित था। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो हम लोगों को गलत कथन पकड़ना है, तो गलत कथन कौन सा है? तो अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम की, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। चलिए ये भी सही आंसर है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसलिए सही आंसर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यदि सी सही है तो डी सही ही होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मैच दी फॉलोइंग है। तो मैच करना है, कूट एक को कूट दो से मैच करना है। तो चलिए करते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, प्रारूप समिति का मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा का सदस्य, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो चलिए हम लोग इसको मैच करते हैं कि क्या आंसर होगा, क्या आंसर नहीं होगा। तो करते हैं मैच। संविधान के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष तो कौन से होंगे? प्रारूप समिति का मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो इसका हो जाएगा के एन मुंशी। चलिए कैसे मिलाया जाता है वो देखते हैं। संघ संविधान समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि मैंने बताया अपनी क्लास में, जहाँ पर संघ आएगी वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू होंगे। अब संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे एस.सी. मुखर्जी हो जाएंगे। और सी क्या है? राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा सदस्य कौन? तो ये हो जाएंगे वी.टी. कृष्णामाचारी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहला का 4 और दूसरा का 3, सी का 1 और सी का 1 और डी का 2। तो हम लोग देखते हैं उसमें, अब ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो मैंने जैसा बताया, एक का 4
फिर 3, 1, 2। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो पूछ रहा है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो हम लोग जानते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो इसका सही हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं कि किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1948 में, ऑप्शन नंबर बी है 1949 में, ऑप्शन नंबर सी है 1950 में, ऑप्शन नंबर डी है 1951 में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1950। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 71 की ओर। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। फिर से पूछ रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्रथम बैठक जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो उस बैठक में सर्वप्रथम किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। और क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो हम लोग कर ही लिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि मोरिस जोन्स द्वारा, हार्डग्रेव जूनियर का, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंड्रोविच का और डी आइवर जोगनिन्स का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर आइवर जोगनिन्स द्वारा यह कथन कहा गया था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यक के हितों का, भावनाओं के महत्व को कम करने का आंका। ये वास्तव में एक चाल रहती है कि किसी तरह लोग आपस में लड़ें। चलिए अब चलते हैं 74। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 बी.एन. राव द्वारा, ऑप्शन नंबर सी के संथानम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी के.एन. मुंशी द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। और कब प्रस्तुत किया गया था। तो 24 अगस्त 1947 को यह प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है। इसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इसमें हमें सही कथन देखना है कि सही कथन कौन सा है। तो पहला है पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है। तो उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए, जो कि गलत है। इसका जो कि अप्रत्यक्ष आंसर होगा। तो चलिए उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैं देख रहा हूँ। तो हम लोग 75 क्वेश्चन कर रहे थे। तो 75 कर रहे थे क्वेश्चन। तो इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था।
यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कांग्रेस की इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए अब चलते हैं 77 की ओर। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि मैंने पहले ही बताया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 78 की ओर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि मैंने अपने क्लास में बताया है, काफ़ी डिटेल में बताया है, ऑप्शन नंबर ए पंडित नेहरू, बी सरदार पटेल, सी BN राव, डी डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, जो कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में क्या सदस्य नहीं था, ये देखना था। तो विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिस, एबी अलेक्जेंडर। जैसा कि मैंने अपने क्लास में बताया था, एक बहुत ट्रिक दिया था, पास का मतलब पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एबी अलेक्जेंडर, एस से स्टीफर्ड क्रिप्स। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ए विलियम वुड थे, जो कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो आप लोग ऑप्शन पढ़ के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए रेडक्लिफ समिति की नियुक्ति की गई थी। स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, सी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, बी पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच के लिए। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 81 की ओर। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी है 13, ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 10। तो कुल 15 महिलाओं की संख्या थी, जिसमें से प्रमुख, और इन महिलाओं के बारे में मैंने अपने वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में बताया है, तो आप वहां जाकर वीडियो देखकर जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी डिटेल्स में बताया है, जाइए देखिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों मैं फिर एक बात बोलूँगा कि यदि आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अपने राय विचार दे सकते हैं, और यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं 82 की ओर। संविधान सभा में भारतीय संविधान को तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है 14 नवंबर 1949 को, बी 14 नवंबर 1948 को, सी 25 नवंबर 1948 को, डी 25 नवंबर 1949 को। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 1949 को। तो 82 का ए आंसर होगा। अब चलते हैं 83 की ओर कि 83 क्वेश्चन क्या है। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ? तो ये है ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 11 फरवरी 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, और उपयुक्त में से कोई तिथि नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 84 की ओर। भारत का संघीय न्यायालय में निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फ्यूचर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि संघीय न्यायालय की बात हो रही है, यहाँ पर संघीय न्यायालय की बात हो रही है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो 1 अक्टूबर 1937 को होती है। तो 1 अक्टूबर 1937 को होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1937। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। चलिए पढ़ते हैं, 4 स्टेटमेंट है और क्या मुख्य विशेषता नहीं था वो हमें चुनना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये भी सही है। बिल्कुल इसमें ये कहा गया था कि एक भारतीय महासंघ हो, महासंघ की स्थापना किया जाएगा, जिसमें से देसी रियासत, ब्रिटिश प्रांत मिलाकर एक ब्रिटिश कमिश्नरी को मिलाकर एक भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। बी है अवशिष्ट विषय प्रांतीय
अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ये बिल्कुल गलत है। जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो वायसराय के हाथ में दी गई थी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो बाकी दो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब 86 की ओर चलते हैं कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बी, इनके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हो गई थी। तो हमें देखना है कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये बाकी गलत है। चलिए अब चलते हैं 87 की ओर। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना। तो ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 3। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। तो 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है 4 स्टेटमेंट। इसमें से देखते हैं कि द्वैध शासन, एक मिनट। तो द्वैध शासन का सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन। बी, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में। डी, प्रांतों में प्रायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। तो आप लोग इसका स्टेटमेंट सही से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी, प्रांतों को प्रायोजित विषयों को 2 वर्गों में विभाजित करना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1927 के बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था। दोस्तों यही एक क्वेश्चन था जिसको मैंने अपने क्लास में नहीं बताया। तो समय मिलेगा तो बटलर कमेटी के बारे में मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। आने वाली 1-2 वीडियो में ही बता दूंगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा तथ्य सब लाऊंगा जो मैंने पढ़ाया है, वो यदि छूट गई हो तो मैं सारे उसी में टॉपिक को कवर करूंगा। तो उसके अंदर ये बटलर कमेटी के बारे में भी मैं जिक्र जरूर करूंगा। तो आप लोग निराशा ना हो, आप लोग बस इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। तो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना। बी, भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियाँ निश्चित करना। सी, राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना। डी, भारत सरकार एवं देशी राष्ट्रों के बीच सुधार करना। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी था। जो बटलर कमेटी का जो मेन उद्देश्य था भारत सरकार एवं विदेशी रियासतों के बीच संबंध को सुधार करना था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताना है कि अंतिम बैठक कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर 1949, बी है 5 दिसंबर 1949, सी है 24 नवंबर 1950, डी है 25 जनवरी 1950। तो आप लोग सही आंसर को बताइए कि सही आंसर क्या है। तो संविधान सभा की जो एक्चुअल में यदि माना जाए जो अंतिम बैठक थी तो वो 24 नवंबर 1950 को थी और 26 जनवरी को यह आत्मार्पित किया जाता है और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब 91 की ओर चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए है कि 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा।
ऑप्शन नंबर सी है 1853 का चार्टर अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी है 1873 का चार्टर अधिनियम द्वारा। तो आप लोग बताइए, भारत के साथ चीन और चाय का व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार के अधिकार कब समाप्त किया गया? तो 1813 में। वही 1833 में जो चाय और चीन के साथ व्यापार था उसे भी पूर्णतया बंद कर दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 92 की ओर। निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो आप लोग बताएंगे, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट देकर आंसर करेंगे। पहला 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शन 1823, सी प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो इसमें से हमको सही उत्तर चुनना है। तो क्या होगा आप लोग बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भी किया शिक्षा का नींव पड़ती है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का भी योगदान रहता है, और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद भी इसका कारण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 93 की ओर। 93 की ओर चलते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये थोड़ा सा हो गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पर ही। तो नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया। दोस्तों इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो मैंने बताया है कि एक वीडियो में जो भी चीज़ छूटे हैं उसके बारे में डिटेल्स बता दूंगा, तो ये क्वेश्चन करने में आप लोग की आसानी हो जाएगी। चलिए 94 क्वेश्चन देखते हैं। 94 क्वेश्चन क्या है? चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए है, इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार एकाधिपत्य को चाय व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। बी है, इसमें से कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ऑप्शन नंबर 3 है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो हम इसमें से देखना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो आप लोग सोच समझकर, अंतिम क्वेश्चन है, बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर करते हैं कि कौन सा है। तो सही कथन 1800 चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में हम लोग को देखना है। तो इसने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर, जैसा कि मैंने पहला बताया, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसमें कंपनी द्वारा अधिकार के लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, तो यह गलत है। तो इसका आंसर सही है 1 और 2। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 और 2 कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए में 1 और 2 है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यह बिल्कुल सही है। तो यह बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए दोस्तों, आप बताइए कि कैसा लगा आपको यह क्लास। यदि अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास का कैसा लगा। और यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम पंचायत, आप वहां जाकर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्त साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए, ये हो गए पूरे इंडियन पॉलिटी, ये भारत का संवैधानिक विकास से सारे जितने इम्पोर्टेंट MCQ थे वो मैंने करवा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में MCQ इससे रिलेटेड कुछ MCQ लेके आएंगे, और मेरा यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन करवा दिया जाए, जो किसी भी एग्जाम में यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपसे क्वेश्चन गलत ना हो, यही मेरा प्रयास है। तो मैं फिर कहूँगा, यदि आपको ये चैनल पसंद है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज
बहुत बहुत थैंक यू। इसी पर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।